कंप्यूटर साइंस में कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है। आपने सुना होगा एमवीसी आर्किटेक्चर, आपने सुना होगा एमवीपी आर्किटेक्चर, ऐसे 2 टियर 3 टियर एन टियर आर्किटेक्चर। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसी भी प्रोग्राम का या कंप्यूटर सिस्टम का ये एक स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर्स है सिस्टम का, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको आर्किटेक्चर बताने हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और जो इन कंपोनेंट की एक्सटर्नली विजिबल बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टीज है और इनके बीच में रिलेशनशिप है। यानी कि मेन चीज है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं एमवीसी आर्किटेक्चर करूंगा, या बोल दीजिए आप कि मैं 3 टियर आर्किटेक्चर करूंगा। तो 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या क्या होगा, यहां पर आपका एक तरीके से यूजर इंटरफेस होगा, या फिर आप कहेंगे कि व्यू एब्स्ट्रैक्शन होगा। यहां पर आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक कुछ नहीं होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो यहां लिखेंगे। यहां पर आपका डेटाबेस होगा। तो ये अलग अलग लेयर बना दिया आपने। यहां पर आप दिखाएंगे व्यू, यहां पर लॉजिक चेंज करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है यहां हो रही है, या डेटाबेस होगा। तो अलग अलग लेयरिंग होगी। तो ये 3 कंपोनेंट है अलग अलग, और इनकी एक्सटर्नली विजिबल जो जो प्रॉपर्टीज होगी, साथ में उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऐसे अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में ही आर्किटेक्चर आता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब यह है कि आपके पास 4 चीजें आएंगी इसमें। एक आपके पास होगा आर्किटेक्चर डिजाइन, एक आपके पास होगा डेटा डिजाइन, एक होगा आपके पास यूजर इंटरफेस डिजाइन, फिर आपका कंपोनेंट डिजाइन। कितने हो गए? 4। ये कंपोनेंट डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन और डेटा डिजाइन और आर्किटेक्चर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन है क्या? सॉफ्टवेयर डिजाइन में होता यह है कि आपके पास एक प्रॉब्लम डोमेन है, यानी कि आपके पास एसआरएस है या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। अगर आप एसआरएस बनाते हैं तो ये IEEE 830 है इसका, जो अगर एसआरएस बनाते हैं तो IEEE 830 के तहत वो मान्यता प्राप्त है। आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब एसआरएस जब आप बनाएंगे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम पूछेगी, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब व्हाट टू डू एसआरएस में होता है। अब हाउ टू डू करना है, यानी कि इसको आप सॉल्यूशन डोमेन में ला रहे हैं। सॉल्यूशन डोमेन में ला रहे हैं कि हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। तो आपके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। उसके बाद आप आते हैं डिजाइन। डिजाइन मतलब यहां पर आप बताते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, यानी कि मैं इसके लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, डेटा कौन सा आर्किटेक्चर यूज करूंगा, ये हो गया। किस तरीके से मैं इसको दिखाऊंगा, कौन सा मैं ये देखने, जैसे मैं C++ में आगे डेवलप करने वाला हूं तो Qt में मैं यूज करूंगा। ओके, मेरा हार्डवेयर कौन सा सपोर्ट होगा, मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, मैं क्लाइंट सर्वर पे करूंगा। तो ये आपका यूजर इंटरफेस डिजाइन हो गया। अब कंपोनेंट की बात है कि मैं इसको तो मैं खुद बनाऊंगा, ये मैं जो है कॉर्ड्स ले लूंगा, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। तो अलग अलग कंपोनेंट की बात हो गई। तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन एक प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और या प्लानिंग का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के। जब एक बार आपका स्पेसिफिकेशन, जो मैं ये एसआरएस कह रहा हूं, और पर्पस आपका क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर का, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर डिजाइन बनाते हैं या डिजाइनर अपना प्लान बनाते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन। इसमें लो लेवल कंपोनेंट और एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन ये सारे आते हैं। जो भी आप एल्गोरिथम लेवल पे जाएंगे, आर्किटेक्चर व्यू है, इसलिए मैंने ये चारों को बता दिया। चारों चीजें आ गई इसमें, कंपोनेंट भी आ गया, आर्किटेक्चर भी आ गया, डेटा भी आ गया, एल्गोरिथम में डेटा भी आ गया, और यूजर इंटरफेस तो खैर हो गई, क्योंकि जो चीज है वो कहां से इंटरेक्ट करेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बड़ा नाम चल रहा है इसका, और ये सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। चाहे आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आप क्वांटम जीआईएस, आप जीआईएस वाले क्वांटम जीआईएस यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका जीआईएस सॉफ्टवेयर है। आप डेटाबेस क्या यूज करते हैं? आप वैम्प, लैम्प, जैम्प यूज करते हैं ना, तो MySQL सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो हैं क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, बस ये है कि इसका जिसने भी इसको बनाया है, जो कम्युनिटी इसे कंटेन कर रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या इसे मेंटेन कर रही है, उसने आपको सोर्स कोड दे दिया है एक लाइसेंस के तहत। लाइसेंस आपका बड़ा इजी लाइसेंस है, जिसे हम GPL लाइसेंस, LGPL लाइसेंस, BSD लाइसेंस, MIT लाइसेंस, से अलग अलग लाइसेंसेस हैं जो अलग अलग आपको एक लाइसेंस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो एक एग्रीमेंट देते हैं कि देखिए साहब ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो जो जितने भी हैं मोस्टली वो आपको आप यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, सोर्स को डाउनलोड करके, और उसमें अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं।
वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेब एप्लीकेशन, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन? एक एप्लीकेशन जो वेब पे चले या आपकी प्रोसेसिंग जो हो वो वेब बेस्ड हो, इसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो वेब एप्लीकेशन एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, जहां पर जो आपका क्लाइंट होता है मोस्टली 99% आपका क्लाइंट जो होगा वेब ब्राउजर होगा। अगर आप नहीं वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो आपने जरूर एक कस्टम क्लाइंट बनाया होगा जो ब्राउजर की तरह दिखता होगा, क्योंकि आपको ब्राउजर से, क्योंकि काम यह है कि अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर पे या किसी जगह पे आप यहाँ पर जो बार आता है ना विंडोज एक्सप्लोरर पे, आप यहाँ जैसे पेस्ट करेंगे कोई लोकेशन तो यहाँ पर आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा, जैसे C:/ मान लीजिए माय फोल्डर, ये आपको ले जाएगा। अब यही फोल्डर को अगर देना है वेब एप्लीकेशन में, इसी फोल्डर पे जाना है, तो आपको http:// यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा। यानी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स HTTP के थ्रू हो रहा है, HTTPS के थ्रू हो रहा है। तो ये वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन क्यों? आपसे पूछा जा सकता है कि वेब एप्लीकेशन क्यों साहब? आजकल हर चीज वेब पे है। कोई भी ऐसी चीज आप देखेंगे, हर टीवी के ऐड में आता है कि ये डाउनलोड कर लीजिए ऐप, वो वेबसाइट पे चले जाइए हमारे, यही तो बोलते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि यूबिक्विशियस है। क्यों? एक ब्राउजर आपके पास है, बस ब्राउजर से आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग भी एक्सेस करते हैं, किसी टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक वेब एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ब्राउजर को एज अ ब्राउजर, जैसे ब्राउजर कौन सा हो सकता है? सफारी हो सकता है, आपका क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, आपका ओपेरा हो सकता है। तो वेब एप्लीकेशन पॉपुलर इसलिए है कि यूबिक्विशियस है, वेब ब्राउजर सबके सिस्टम में है। और कन्वीनियंस क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट है या फिर आपके पास आपका कोई ना कोई क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है HTTP बेस्ड, तो आप अपने क्लाइंट से वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आपने सर्वर पे रख दिया अपना जो कंटेंट है और आप किसी भी जगह पे जाके वेब ब्राउजर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम पे जाके अपने डेस्कटॉप सॉल्यूशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ये काम नहीं होगा, बार बार मेंटेन नहीं करना है। सारी चीजें आपकी कहां पर है? एक सेंट्रल सर्वर जिसे हम वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वेब सर्वर है क्रॉस प्लेटफॉर्म, यहाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म की भी दिक्कत नहीं। जितने भी वेब ब्राउजर है वो चाहे आप मैक में चला लें, चाहे आप उसको विंडोज में चला लें और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला लें, सब में चलेगा ये। एक साथ हजारों लोग इसे यूज कर सकते हैं, एक साथ हजारों प्रोसेसिंग हो सकती है। ओके, ये चीज है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। बैंक से पैसा निकालना है, तरीका क्या है? आप बैंक जाइए, लाइन में लगिए, फॉर्म भरिए, सब कुछ करिए। उसके बाद आपके बैंक वाले साहब हो सकता है उनके चाय आ जाए, वो चाय पीते रहे। उसके बाद हो सकता है कि काफी एफिशिएंट हो, तो वो काम, हर टाइप का आदमी होता है, वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर लाइन बहुत ज्यादा लगी है, 100 लोग खड़े हुए हैं, आप 1 या 2 तारीख को पहुंच गए और ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर पेंशनर्स भी हैं, तो आपको समय लग जाएगा। लेकिन आप वेब ब्राउजर खोलिए, बैंक का नाम डालिए अपना bank.com, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालिए, खट से पैसा ट्रांजैक्शन कर दीजिए, एक NEFT RTGS खटाक से, कोई समय नहीं लगेगा आपको। MySQL, जैसे मैं आपको बता रहा था, MySQL क्या है? MySQL जो है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके डेवलपर, क्योंकि ये MySQL DB पहले नाम था जिन साहब ने बनाया था, जिन लोगों ने बनाया था, अब ये Oracle ने खरीद लिया है। C और C++ में लिखा गया है MySQL को। RDBMS है, GPL लाइसेंस जो मैं आपको बता रहा था, GNU पब्लिक लाइसेंस, या प्रोप्राइटरी भी है, क्योंकि Oracle के पास है तो कई ऐसे वर्जन है जो प्रोप्राइटरी भी है। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्ल्ड का ये सेकंड सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला RDBMS है Oracle के पीछे, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओपन सोर्स क्लाइंट सर्वर मॉडल RDBMS है। SQL इसमें जो देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए है। जो MySQL डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उस या है अभी, क्योंकि पहले भी था, आज भी आपको सोर्स कोड अवेलेबल है GNU लाइसेंस में, आप आराम से इसको डाउनलोड करके अपना एक्सेस कर सकते हैं, उसके कोड में चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। MySQL इतना पॉपुलर हुआ है, पहला शब्द तो यह है कि MySQL फ्री है। अब जो चीज फ्री होती है, जो चीज सबको दिखती है, तो उसमें जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है या जो चीज कमी है वो लोग उसमें डाल देते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी डाल देता है, इसके लिए बकायदा एक मेंटेनर होता है, एक कम्युनिटी होती है जो आपकी चीजों को, चेंज रिक्वेस्ट को, ये जो आप एडिट करेंगे उसको बकायदा एक फ्लो के हिसाब से चेंज करती है। अगर आप चीज ऐसी कर रहे हैं जो गलत है, उसको नहीं वो मान्य करार नहीं दिया जाएगा।
तो जब बहुत सारे लोग एक चीज पे काम कर रहे होते हैं तो चीजें और अच्छी होती है, बेहतर होती है। MySQL एक पॉपुलर चॉइस है डेटाबेस की वेब एप्लीकेशन के लिए, कि चाहे आप लैम्प की बात करें, जैम्प की बात करें या वैम्प की बात करें। इसमें सब में AMP L लिनक्स के लिए, W आपके विंडोज के लिए। इसमें जो M देख रहे हैं ना, ये M स्टैक जो है, इसमें M जो है वो आपका MySQL है। बाकी जो A है अपाचे के लिए, P जो है आपका पर्ल हो सकता है, PHP हो सकता है, पाइथन हो सकता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसको फुल फीचर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, वो MySQL का उपयोग करते हैं। तो MySQL कौन यूज करता है? अगर मैं आपसे कहूँ फेसबुक यूज करता है, अगर मैं कहूँ यूट्यूब यूज करता है, अगर मैं कहूँ फ्लिकर यूज करता है, तो गलत नहीं होगा। एप्लीकेशन जो MySQL को यूज करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इसमें जुमला, ड्रूपल, ये सब आपने सुना होगा। वर्डप्रेस तो सबसे आपकी वेबसाइट बनाने के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ये भी वर्डप्रेस अपने आप में ओपन है, ये भी ओपन है। तो ये सब यूज करते हैं, चाहे वो बड़ी स्केल की वेबसाइट हो, लार्ज स्केल हो, या वो मीडियोकर लेवल की। ट्विटर भी यूज करता है। HTML5 क्या है? HTML5 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन। आप जानते हैं HTML का काम होता है स्ट्रक्चर करना और प्रेजेंट करना कंटेंट को www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे आपके कंटेंट को, जो भी आप दिखाना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट की तरह, उसको लिखने के लिए HTML का यूज है। वो HTML आपको दिखा देता है। ये 5वां और करंट वर्जन है HTML। तो डिफरेंस क्या है HTML5 और HTML4 में? HTML5 डेवलप किया गया था, जो भी आपकी इश्यूज थे HTML4 के, HTML4 के बाद XHTML आया था, काफी साल तक ये चला। लेकिन क्या किया, जैसे XHTML आया, इसने पिछले HTML का सपोर्ट ही देना बंद कर दिया। इसमें काफी चीजें थी जो चीजें लोगों को लगी कि और सुधार किया जा सकता है। दूसरा यह है कि HTML5 में कोई भी आपका प्रोप्राइटरी प्लगइन या API की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप वेबसाइट खोले आपने और यहाँ पर बोले कि अरे इसमें आप एडोब प्लगइन डालिए, एडोब फ्लैश नहीं काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट डालिए, ये नहीं चल रहा है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में HTML5 ने आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दी। अब आपको किसी एक्सटर्नल प्लगइन की जरूरत नहीं है। ओके, अगला सवाल आता है कि HTML5 क्यों? फिर पहली चीज तो ये है कि आपका देखिए HTML5 आया, इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो भी एरर हैंडलिंग थी, वो दूर कर दी गई है। आपको कोई फ्लैश वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ओके, ये इसलिए डिजाइन किया गया था कि ये मल्टीमीडिया मोबाइल डिवाइसेस में सपोर्ट मिले। इसी तरीके से अब आपको नेटिव सपोर्ट मिलता है ऑडियो का, वीडियो का, 3D का। अगर आप कैनवस यूज करते हैं तो 3D का। साथ में अगर आप देखें तो अब आपको केवल अगर डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडर करेंगे, फूटर होगा, बॉडी होगी, यानी जैसे डॉक्यूमेंट लिखते हैं उस तरीके से बना दिया गया। ये डिव वगैरह सब हटा दिए गए। वो यूज अभी भी कर सकते हैं, बैक सपोर्ट है, लेकिन जो चीजें नहीं दी गई है उससे आपका सारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। PHP के बारे में बताइए, PHP हिस्ट्री। पहले PHP का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। PHP का रिकर्सिव फुल फॉर्म है, यानी कि ये है P से होता है PHP और H और P से है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये रास्मस लेडॉफ साहब ने 1994 में इसको बनाया था। ये बहुत हद तक C से प्रेरित है। तो अगर आप PHP, अगर कोई आप में से जानता होगा कि इसकी सारी चीजें C जैसी है, इसीलिए इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर PHP की बात करेंगे तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो डिजाइन किया गया था, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया था वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे रास्मस लेडॉफ साहब ने किया इसको। और इसको पहले कहा जाता था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब ये इसका नाम चेंज हो गया है। PHP की कुछ सेलिएंट फीचर बताइए। एक तो एक्रोनिम समझ गए आप, रिकर्सिव है। PHP में P PHP के लिए है और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर H और P के लिए है। बहुत ज्यादा यूज होने वाली होती है। ओपन सोर्स है, फिर से समझ लीजिए, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये PHP की जो स्क्रिप्ट है वो सर्वर पे रन करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है अपने वेब पेज को, तो कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट से तो नहीं कर पाएंगे आप, किससे करेंगे? आपको JSP यूज करना पड़ेगा, आपको ASP यूज करना पड़ेगा, जावा सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, यानी कि या तो सन की टेक्नोलॉजी या ओरेकल की यूज करनी पड़ेगी, या आपको किसकी, आपको विंडोज की करनी पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, आप PHP यूज करिए, ये
इंडिपेंडेंट है, साथ में फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसे। PHP जैसे अभी हमने बताया एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये वेब डेवलपमेंट के लिए एकदम सुटेबल है। HTML के अंदर आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। PHP अपने आप में HTML प्रोड्यूस कर सकती है, रिजल्ट जो आता है रिजल्ट इसको HTML में दिखा सकती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है? अब आपका वेब पेज तो आ गया, आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदरता देना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं राउंड कॉर्नर एकदम बेहतरीन, एकदम फ्लोटिंग सा और इसकी ट्रांसपेरेंसी बेहतरीन कर दूं, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि HTML में तो टैग्स हैं, सुंदरता कहां से आएगी, एस्थेटिक्स कहां से आएगी? वो आएगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, CSS। ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके प्रेजेंटेशन पे काम करती है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बहुत छोटी और लाइट वेट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट है। ओके, एक होस्ट एनवायरनमेंट में, जैसे कि आप वेब ब्राउजर में इसको अगर यूज करेंगे तो एक प्रोग्रामेटिक कंट्रोल आपको एक वेब पेज पे मिलता है, यानी कि अगर आपको इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करिए। इसके और अलग अलग वर्जन बन चुके हैं, जैसे jQuery है, इस तरीके से। अब अगर आप 3D दिखाना चाहते हैं, जैसे WebGL यूज करना चाहते हैं, तो है क्या ये भी जावास्क्रिप्ट की API है। कई चीजें जो बन के आ रही हैं वो सब जावास्क्रिप्ट की ही API है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था नेटस्केप, ताकि वेब ऑथर, वेब वाले लोग इसको इंटरैक्टिव साइट अपने बना सके। इसके जावा से बहुत कम रिलेशनशिप है, लेकिन इसका जावा से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है कि आप जावा से ही रिलेट कर लें। जावास्क्रिप्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट कर सकती है HTML से और अपने चीजों को, अपने वेब पेज को आप डायनेमिक कंटेंट दे सकते हैं। ये क्योंकि लाइसेंसेस पे लगता नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। जितने भी वेब ब्राउजर का नाम ले, सब में ये सपोर्ट आपको जावास्क्रिप्ट का मिलेगा। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और वो इंटरप्रेट होकर चलती है, यानी कि आपको उसके लिए कोई अलग से एक मतलब पार्सर चाहिए बस, जैसे XML है, PHP है। तो हमें कोई भी, जैसे C++ का प्रोग्राम है, उसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, इन सबको नहीं करना पड़ता। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर देखिए, ये सर्वर है, आपको सर्व करेगा, यानी कि आप रिक्वेस्ट दोगे तो ये रिस्पॉन्स देगा। वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है, ताकि वो आपको सर्व कर सके किसी काम को। आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको वेब पेज सर्व करेगा, आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी होगा HTTP होगा। वेब सर्वर ओनली हैंडल्स दी HTTP रिक्वेस्ट। अगर आप FTP डालना चाहे तो नहीं हो पाएगा, केवल HTTP। आप SMTP करना चाहे नहीं होगा, जो भी होगा HTTP के अंदर होगा। जो डेडिकेटेड कंप्यूटर है, अप्लायंसेस है, उसको भी आप वेब सर्वर बोल सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि एप्लीकेशन सर्वर क्या है? एप्लीकेशन सर्वर कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर वेब सर्वर होगा, WS, और यहाँ पर आपका बिजनेस लॉजिक भी होगा, यानी कुछ एप्लीकेशन होगा। तो वेब, जितने भी एप्लीकेशन, अब वेब सर्वर का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अपाचे या IIS, ये सारे वेब सर्वर है। और अगर मैं एप्लीकेशन सर्वर का नाम दूं तो आप देखिए, आपके पास है अपाचे का टॉमकैट, ऐसी वेब स्फीयर, ऐसी वेब लॉजिक है। कोहेजन कपलिंग क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है कोहेजन और कपलिंग में? कोहेजन का मतलब होता है, इट इज अ मेजर दैट डिफाइन द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी विद इन ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल है आपका, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपस में कितने ज्यादा डिपेंडेंट है, या आपस में कितनी एकता रख रहे हैं, आपस में कितने सिंगल माइंडेडनेस है। जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतना अच्छा आपका डिजाइन होगा। तो ये क्वालिटेटिव इंडिकेशन है डिग्री का, जो फोकस करती है केवल एक काम में। कोहेजन का मतलब होता है, एक इंडिकेशन है जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है आपके मॉड्यूल का, सिंगल माइंडेडनेस है, जो मॉड्यूल है वो वही काम कर रहा है ना जिसके लिए उसको बनाया गया है। कोहेजन का मतलब ये होता है कि वो कंपोनेंट या क्लास वही चीजें रख रही हैं, वही एट्रीब्यूट और ऑपरेशन है जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, किसी और से नहीं। अब कपलिंग के बारे में जानते हैं। कपलिंग का मतलब होता है, ये एक मेजर है जो बताता है क्या इंटरडिपेंडेबिलिटी है दो अलग अलग मॉड्यूल्स में। यह हमें बताता है कि कितना मॉड्यूल आपस में इंटरफेस है, कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। जितना कम होगी कपलिंग उतना प्रोग्राम बेटर होगा। कपलिंग एक क्वालिटेटिव इंडिकेशन है डिग्री का कि किस तरीके से
मॉड्यूल कनेक्टेड है एक दूसरे से और आउटसाइड वर्ल्ड से। कपलिंग एक इंडिकेशन है जो इंटरडिपेंडेंस है मॉड्यूल के बीच में। इट इज अ इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग द मॉड्यूल्स। तो कपलिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ कि दो के बीच में सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर में बताते हैं कि मॉड्यूल के बीच में क्या आपस में कपलिंग है। और कपलिंग एक क्वांटिटेटिव मेजर है डिग्री का कि किस तरीके से क्लासेस आपस में कनेक्टेड है। क्लासेस या कंपोनेंट आप कहें, ये जितने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होंगे उतना ज्यादा कपलिंग ज्यादा होगी। हमारा मेन काम ये होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन में कि हम कपलिंग को कम से कम रखें और कोहेजन को ज्यादा से ज्यादा रखें। व्हाट इज वेरिफिकेशन वैलिडेशन? वेरिफिकेशन वैलिडेशन का ऐसे मतलब समझिए, पहले इसको समझ पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके काम, आपका ऐसा काम जो करेक्टली किसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी काम है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या आप प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वेरिफिकेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि वो सारे काम जो ये देखते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है कि नहीं, ट्रेसेबल है कि नहीं। जो आप काम कर रहे हैं, आपसे मांगा खेत आप खलिहान तो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या मैं सही प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एक ये है कि क्या मैं ठीक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्या मैं प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहा हूँ। इसका मतलब है क्या मैं सही प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो वाकई में उनको चाहिए। वेरिफिकेशन को इस तरीके से कहा जाता है कि जो प्रीवियस फेज है, ये वेरिफिकेशन ऐसा होता है कि प्रीवियस फेज को से जो भी इनपुट आया है या जो भी आपको काम दिया गया है वो आप करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट फेज में, इसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। अगला सवाल है ISO 9000। ISO 9000 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस का। डेवलप इसलिए किया गया ताकि कंपनी डॉक्यूमेंट कर सके क्वालिटी सिस्टम को, और उस जो डॉक्यूमेंट किया उसको मेंटेन कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि एक एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम बने। किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये बिल्कुल जेनेरिक है। ISO 9000 स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है, बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं इसमें। ISO ने बनाया है इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि आप डिफाइन कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें और मेंटेन कर सकें अपने मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में क्वालिटी को, इफेक्टिव क्वालिटी को। तो ISO 9000 सबसे जबरदस्त हिट हुआ आपका एक स्टैंडर्ड है। वैसे ISO ने 13,000 से ऊपर स्टैंडर्ड बना रखे हैं, लेकिन ये सबसे फेमस, सबसे ज्यादा मान्य पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर कोई मिठाई की दुकान है और उन्होंने लिख दिया ISO सर्टिफाइड, तो आप समझ लीजिए कि सारी दुनिया इनके पास जाएगी। ओके, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, गाइडेंस है एक तरीके से कि कैसे क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस और मैनेजमेंट किया जाए। ISO का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है हमारे लिए वो है ISO 9001 2015। इसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग है, इसमें PDCA है। PDCA का मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट, और साथ में इस तरीके से बनाया गया है ये वाला, ताकि जितने भी ISO के स्टैंडर्ड है उनके बीच में एक इंटीग्रिटी बन सके, एक जैसे वो हो सके। स्टैंडर्ड क्या है ISO 9000 में, जैसे मैंने बताया ISO 9001 2015, ऐसे अलग अलग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कम है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टैंडर्ड है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोग सवाल करते हैं कि ISO का सॉफ्टवेयर में क्या काम। तो ISO का अगर आप देखें 9003, ISO का 9003 जो है ये एक गाइडलाइन है किस तरीके से ISO को आप सॉफ्टवेयर में अप्लाई करेंगे। ऐसी 9001 2015 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये इसमें आपका 9000 2015 में कॉन्सेप्ट लैंग्वेज है। 9004 2009 के बारे में बात करें, किस तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए। 1911 और 2011 में ये गाइडेंस है, क्या किस तरीके से आप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे, QMS। ये कुछ एग्जाम्पल देंगे मैंने आपको। वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज आपने कुछ जावा में बनाया, किसी साहब ने C# में बना दिया, कैसे आपस में ये इंटरैक्ट करेंगे वेब सर्विसेज के थ्रू। वेब सर्विसेज एक स्टैंडर्ड मीन है इंटरऑपरेबिलिटी दो सॉफ्टवेयर के बीच में जो अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, अलग फ्रेमवर्क पे चल रहे हैं। वेब सर्विसेज का मेन मुद्दा ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी बेहतरीन है, एक्सटेंसिबिलिटी बहुत बेहतरीन है क्योंकि और मशीन प्रोसेसेबल डिस्क्रिप्शन है क्योंकि ये XML पे बेस्ड है। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी की मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। रिलायबिलिटी पहले तो ये समझ लेते हैं। रिलायबिलिटी कैन बी पुट डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट अप टू सम गिवन टाइम t। इसको हम देते हैं e⁻⁻t/mtbf, ऐसे बताते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। और अगर रिलायबिलिटी को नापना है तो केवल सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को आप MTBF से ही नाप सकते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर।
तो रिलायबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर फ्री ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो अवेलेबिलिटी क्या हुई? अवेलेबिलिटी कैसे बताते हैं? MTTF बाय MTTF प्लस MTTR। ये देखिए MT, ये इसको मैं चेंज करता हूं, ओके। यहां पर लिखेंगे MTTF, तो यहां पे भी लिखेंगे MTTF। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है मीन टाइम टू फेलियर, और नीचे जो चीज होगी वो MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। इसका मतलब वही है जो मैं कह रहा हूं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, फेलियर के बीच में क्या कितना समय रहा, मीन टाइम टू फेलियर कितना समय एक फेलियर के बीच में लगा, मतलब अभी से 2 घंटे बाद एक फेलियर हुआ तो 2 घंटे मीन टाइम टू फेलियर। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम इज ऑपरेशनल एट अ गिवन टाइम, या ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज परफॉर्मिंग इट्स प्रिस्क्राइब्ड और रिक्वायर्ड फंक्शंस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बस इतना आप कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम ऑपरेशनल है किसी टाइम पे, जितना टाइम एक डिवाइस, अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग, कोई डिवाइस एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है, एज द परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम इट शुड बी ऑपरेटिंग, पूरे टाइम कितना ऑपरेट करना चाहिए और कितना ऑपरेट कर रहा है, इसे अवेलेबिलिटी कहते हैं। अवेलेबिलिटी किसी भी मॉड्यूल की वो परसेंटेज होता है जिस टाइम पे वो ऑपरेशनल है या वो स्पेसिफाइड फंक्शन कर रहा है अपना। अवेलेबिलिटी किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इस तरीके से दी जाती है। अब IEEE डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए। एस जो है 8, ये आपका 730, एस क्वालिटी एश्योरेंस 730, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है आपका 828, आपका टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है 829, SRS है आपका 830, VNV है 112, ऐसे ही 1008 जो है वो यूनिट टेस्टिंग के लिए है, सॉफ्टवेयर डिजाइन है 1016, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है 1058 और आपका यूजर डॉक्यूमेंट है 1063। ऐसी अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो 1219। यूएमएल डायग्राम्स क्या है? यूएमएल डायग्राम अगर आप देखें UML 2.2 में, यूएमएल का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन के लिए यूज होता है मोस्टली, और भी जगह आप इसका यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आप एनालिसिस और डिजाइन करना चाहते हैं तो यूएमएल का उपयोग करेंगे। इसको ऐसे याद करिए कितने इसके डायग्राम है। वैसे तो UML 2.2 में करीबन 14 डायग्राम है, 14, लेकिन हम जो मेजर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको इस तरीके से याद करिए, UACSC TCSD, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम, स्टेट टाइम डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन क्या है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन ये एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग और अप्रेजल प्रोग्राम है जिसे मार्केट किया है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने। अब इनका एक अलग से एक इंस्टीट्यूट है SCI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो इसे देखता है, और CMU क्लेम करता है कि CMMI आपको गाइड करता है प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट और डिवीजन हो या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे चलता है ये? इनिशियल लेवल, इसको आप ऐसे याद करिए, IRDM या IMDQO। आई से होता है इनिशियल, यानी प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेसेस नहीं अडॉप्ट किए हैं आपने, प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल है, पोरली कंट्रोल्ड है, ऑफन रिएक्टिव है। मैनेज का मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे आपके प्रोसेसेस आपने बिल्कुल अच्छे से बनाए हुए, प्रोजेक्ट लेवल पे सब कुछ सही चल रहा है। डिफाइंड लेवल पे आएंगे तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रोसेस का डेफिनेशन है। प्रोसेस क्या हो सकते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं इन प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ। फोर्थ लेवल पे आए तो ये क्वांटिटेटिवली मैनेज है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी चीजें मेजर और कंट्रोल हो रही है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पर लगाई जा रही है, यहाँ पर मेजर और कंट्रोल करने के लिए। ऑप्टिमाइज की बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनल लेवल पे आप प्रोसेस मेजर कंट्रोल तो कर रहे हैं, साथ में इंप्रूव भी कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक नाम बहुत सारे काम। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऐसी एबिलिटी ताकि वो अलग अलग इनपुट पे अलग अलग एक ही इंटरफेस है लेकिन अलग अलग इनपुट पे अलग अलग बिहेवियर करे। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया 830 830 IEEE का इसका अगर आप कहेंगे स्टैंडर्ड है, तो SRS एक डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो आपको बनाना है। इसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। इसमें यूज केसेस जो आपने देखा अभी UML के यूज केसेस बहुत यूज होते हैं ताकि आप इंटरेक्शन बता सकें सॉफ्टवेयर जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने वाला है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है डेवलपर और जो जिन्होंने इनको डेवलप करने के लिए बोला है। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन क्या होता है? SDD, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1016 IEEE 1016 का स्टैंडर्ड।
इसमें लागू है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन या एसडीडी एक रिटन डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर लिखेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए, जो गाइडेंस होगा किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आर्किटेक्चर डायग्राम होंगे, यूएमएल डायग्राम्स होंगे, जो बिट्स एंड पीसेस वो होंगे, डेटा स्ट्रक्चर होगा, मोस्ट ऑफन एल्गोरिथम भी होंगे। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? क्वालिटी मैनुअल आईएसओ, अगर आप क्वालिटी मैनुअल की बात करें तो क्वालिटी मैनुअल ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी का, यानी क्या पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन लेता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। इसमें सारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे। साथ में डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, कौन इसके लिए सिग्नेटरी होगा, और साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे क्वालिटी मैनुअल में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले होता है यूनिट टेस्टिंग। एक मॉड्यूल है, उसको यूनिट टेस्टिंग कर लीजिए, फिर इन मॉड्यूल को जोड़ के एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद एक टेस्टिंग आती है जिसको हम वैलिडेशन टेस्टिंग बोलते हैं। वैलिडेशन टेस्टिंग में एसआरएस को लेते हैं और एसआरएस के हिसाब से सारे रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। फिर फाइनल टेस्टिंग जो होती है वो सिस्टम टेस्टिंग होती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पहले एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है आपका हार्डवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका डेटाबेस है, उन सबको मिला लीजिए, जो भी चीजें सबको मिला लीजिए, और उसके बाद एक इसमें एसआरएस के बिहाफ पे टेस्टिंग कर लीजिए। तो आप देखिए, चाहे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना चाहते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना चाहते हैं, ये सारी टेस्टिंग जो है आपको इसमें करनी पड़ेगी सिस्टम टेस्टिंग में। यूजर मैनुअल के बारे में बात की आपने, आप देखेंगे हमेशा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसके साथ यूजर मैनुअल, यूजर गाइड मिलती है, और आपको सॉफ्टवेयर में भी एक यूजर एक लिंक मिलता है जिसमें हेल्प होती है। यूजर गाइड या यूजर मैनुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके हेल्प के लिए जो भी मैनुअल होती है उसे ये टेक्निकल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट है जो आपको असिस्टेंट देता है कि किस तरीके से सिस्टम को यूज किया जाए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है? आपने जेनेटिक एल्गोरिथम सुना होगा, फजी लॉजिक सुना होगा, ऐसी आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग है। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक कलेक्शन है इन सब मेथोडोलॉजी का, जिसका एम ये है कि हम जो टॉलरेंस है इम्प्रिसिशन का या अनसर्टेनिटी का या पार्शियल ट्रूथ जो है उसको यूज कर सकें, ताकि हम चीजों को और रोबस्ट बना सकें, अपने एल्गोरिथम्स को, अपने एग्जीक्यूशंस को ट्रैक्टेबल बना सकें और लो कॉस्ट पे से दे सकें। बिट रेट और बॉड रेट में क्या अंतर है? बिट रेट और बॉड रेट में, बिट रेट का मतलब ये है कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पर सेकंड कम्युनिकेशन चैनल में, जबकि बॉड रेट का मतलब यह होता है कितने बार एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में सिग्नल चेंज हो रहा है, या ये कह सकते हैं कितने सिंबल पर यूनिट टाइम आपके जा रहे हैं। जैसे बिट रेट हम बिट्स में करते हैं, आपने एमबीपीएस सुना होगा, केबीपीएस सुना होगा, ये सब है। और जो फिगर है 2400 बिट का अगर मान लीजिए, तो इसका मतलब 2400 जीरोस या 1 पास हो रहे हैं एक सेकंड में, जबकि बॉड रेट का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स इस कम्युनिकेशन चैनल में जा रहे हैं। RS-232 क्या है, RS-422 क्या है, 485 क्या है, ये सारे के सारे सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट इंटरफेस है जो आपके पीसी को ये एक इसका RS का मतलब ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ये खुद ही एक स्टैंडर्ड है कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा, क्या बिट होगा, क्या इसमें स्टॉप बिट होगा, क्या एरर कंटेनमेंट होगा। तो RS-232 एक स्टैंडर्ड है सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन का, और स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, टाइमिंग क्या है, सिग्नल का मतलब क्या है, फिजिकल साइज क्या होगा, पिन आउट कितने होंगे। जैसे 20 kbps आपको 15 मीटर के लिए देता है। तो बिट रेट के बारे में दोबारा बात करते हैं। बिट रेट का मतलब ये होता है कि कितने बिट्स आपके पर यूनिट टाइम में जा रहे हैं। ये स्पीड है कि डेटा का ट्रांसमिशन का स्पीड क्या है। अब ग्राफिक रेंडरिंग क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन 3D रेंडरिंग और एक इमेज रेंडरिंग आएगा, मैं तीनों को एक साथ बता देता हूँ। 3D हो चाहे ये जो भी रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी 3D को 2D में ले जाते हैं, इसे हम रेंडरिंग कहते हैं। तो जब इमेज को रेंडर करेंगे या फिर इसको प्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे, इसमें कोई अपना इवोल्यूशन लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे, प्रेडिक्शन लगाएंगे, वो सारी चीज रेंडरिंग होती है। लेकिन ग्राफिक्स के सिलसिले में 3D को 2D में दिखाना रेंडरिंग होती है। ये कुछ क्वेश्चन लिए हमने जो बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।